एवरीवन, मेरा नाम सुशांत त्रिवेदी है और 2024 का जो साल है वो समाप्त हो रहा है और 2025 आने वाला है। सो आने वाले वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 का जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होना है वो मई में होना है और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो हैं वो अब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और ध्यान से करना शुरू करें। हालांकि आप लोग कर रहे होंगे तो इसमें थोड़ा सा और सुधार लाने की आवश्यकता है। तो अब हम लोग यहाँ पर यूपीएससी 2025 से संबंधित जो इतिहास में कला और संस्कृति या आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो एक रणनीति है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पिछले सालों में जितने प्रश्न आए हैं उनको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि कितने टोटल प्रश्न आए हैं और 2024 में जो प्रश्नों का एक ट्रेंड रहा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और 2025 में जो है वो इसी तरीके के हम लोग कुछ टॉपिक्स को आगे डीप में डिस्कस करेंगे। तो इन सारे टॉपिक्स में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं या जो आर्ट एंड कल्चर के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो यहाँ पर हम लोग आगे डीप में डिस्कस करेंगे उसको। और मैं चाहूँगा कि अभी एक थोड़ा सा एक आपको पता लग जाए कि किस तरीके से रणनीति जो है वो हमें बनानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि इसमें आप लोगों का एक पार्टिसिपेशन हो। सो यूपीएससी 2018 से और 2024 को यदि हम देखें, सो 18 से 2024 से जो इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे गए और उसमें आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जैसे कि 6 क्वेश्चन यहाँ पर 2025 से में आए, 6 ही क्वेश्चन यहाँ पर 2023 के आसपास आए और सबसे ज़्यादा जो हैं वो 10 क्वेश्चन यहाँ पर 2020 में आए। तो हम इस तरीके से एक अनुमान लगा सकते हैं कि 2025 में भी यदि 12, 13 या मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आते हैं तो इन 15 क्वेश्चंस में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं वो आर्ट एंड कल्चर से हो सकते हैं। सो 2024 में जो क्वेश्चंस आए एक बार उसको भी एनालाइज कर लें कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया और उसमें करंट अफेयर्स का क्या रोल था। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, है ना, कि इसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे गए और किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को देखा जा सकता है। तो 2024 में जैसे ये वाला क्वेश्चन हम देखें कि गौतम बुद्ध को निम्नलिखित में से किस उपनाम से जाना जाता है, तो ये यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन था और इसको हम साहित्य में भी रख सकते हैं। तो ये वाला जो प्रश्न आया है वो यहाँ पर दोनों से ही रिलेटेड माना जाएगा, है ना। तो बौद्ध धर्म या उसका जो साहित्य है उससे रिलेटेड इस चीज को हम मान सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये इस तरीके का रहा और इसी तरीके से यदि हम आगे क्वेश्चंस को देखें तो आगे क्वेश्चंस भी ऐसे ही आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर आया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि उपनिषदों में कोई नीति कथा या पैरेबल नहीं है या उपनिषदों की रचना जो है वो पुराणों से पहले हुई। तो ये यहाँ पर साहित्य से पूरी तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन था और साहित्य में जैसे हमारे यहाँ उपनिषद हैं, जैसे हमारे यहाँ पुराण हैं, तो इससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, है ना। और इसी तरीके से अभी हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखेंगे और वो जो क्वेश्चंस थे वो भी अलग अलग टॉपिक से जुड़े हुए हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आया था, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश है। तो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है ना। तो इसको आप यहाँ पर करंट अफेयर से भी जोड़ सकते हैं और ये यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर से भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चन जो है वो दोनों में ही माना जाएगा। करंट अफेयर्स का जो आर्ट एंड कल्चर होता है उसमें जैसे जीआई टैग्स या ना यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है या मान लीजिए जो रामसर साइट्स हैं या यूनेस्को की जो टोटल साइट्स हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में यहाँ पर देखें तो करंट अफेयर्स जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और लास्ट ईयर जो भी चीज़ें आई हैं उनका एक बार एनालिसिस होना जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है वो एकदम करंट अफेयर से भी जुड़ा है और एक अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत है जिसमें यूनेस्को अलग अलग चीज़ों को शामिल करता है वो भी यहाँ पर इससे जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें आई। अगला क्वेश्चन जो है वो भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है। तो ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये पूरी तरीके से साहित्य से जुड़ा हुआ है। जो हमारा प्राचीन साहित्य है उसमें यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से माना जाएगा। तो ये वाला जो कैटेगरी आएगी ये यहाँ पर साहित्य से आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि साहित्य से रिलेटेड दो क्वेश्चन इस तरीके से हुए,
एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का हुआ, एक क्वेश्चन यहाँ पर बौद्ध दर्शन का हुआ, है ना, या बौद्ध धर्म से हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे जो पूछा गया वो यहाँ पर आया कि यूनेस्को के द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची या वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार करें और 2023 में इनमें से कौन कौन सी चीजें शामिल की गई थी। तो ये भी यहाँ पर जो है वो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, और करंट अफेयर्स में जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है वहां से भी इसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में भी माना जाएगा, ये क्वेश्चन इंडियन आर्ट एंड कल्चर से भी माना जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन से हमें इस बात का हम इस नतीजे पर थोड़ा सा पहुंच सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर का जो करंट अफेयर्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी जो है वो इससे डबल उसको फायदा हो रहा है। पहला फायदा यहाँ पर है कि वो आर्ट करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड ये चीज पूछ रही है, और ये आर्ट एंड कल्चर से भी जुड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हिस्ट्री और करंट अफेयर्स ये दोनों से ही यहाँ पर ये चीजें जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। सो दो क्वेश्चन करंट अफेयर्स से हुए, दो क्वेश्चन यहाँ पर लिटरेचर से हुए, एक क्वेश्चन बौद्ध दर्शन से हुआ। अब यहाँ पर जो आखिरी क्वेश्चन था वो ये था, संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं सदी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे। तो इसको यहाँ पर आप बौद्ध दर्शन से जोड़ सकते हैं, इसको यहाँ पर साहित्य से भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये बौद्ध दर्शन से भी जुड़ा है और ये यहाँ पर साहित्य से भी जुड़ा है। तो अब यदि हम यहाँ पर इन 6 क्वेश्चंस को एनालिसिस करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साहित्य, बौद्ध दर्शन और करंट अफेयर्स, ठीक है, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो 2024 में इस तरीके से पूछे गए, है ना। तो हमें यहाँ पर जो अपनी आर्ट एंड कल्चर की एक रणनीति बनानी है उसमें से कुछ चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि लगभग हर साल जो है वो बौद्ध दर्शन, लिटरेचर या करंट से क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आर्ट एंड कल्चर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें हमें किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो एक बार हम लोग उस पर फोकस करें कि आर्ट एंड कल्चर में जो भी मेन टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर किस तरीके से आएंगे, है ना। अब यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर में ये जो विषय हैं और इनसे संबंधित यहाँ पर उप विषय हैं। तो प्राचीन भारतीय जो कला है उसमें यहाँ पर आर्किटेक्चर से क्वेश्चन जो है वो लगभग हर दूसरे साल आ रहा है। ठीक है, इस साल 2024 में हम देखें तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पर रॉक कट वास्तुकला, गुफा चित्र और मूर्तियां ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हैं। यदि हम डांसेस में देखें तो डांसेस में क्लासिकल डांस से क्वेश्चन जो है वो पिछले 2-3 सालों में नहीं आया, लेकिन जो फोक डांसेस हैं या जो लोक नृत्य हैं उनसे यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आया। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था गरबा वाला जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर जो है लोक नृत्य या क्षेत्रीय नृत्य में आ गया, साथ ही साथ वो करंट अफेयर्स में भी जुड़ गया। तो गरबा वाला जो क्वेश्चन था वो करंट अफेयर्स का भी एक पार्ट है, वो यहाँ पर फोक डांस का भी एक पार्ट है, और वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर में भी यहाँ पर उसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम संगीत में देखें तो संगीत में भी पिछले 2-3 साल में इस तरीके से कोई क्वेश्चन आया नहीं। यदि हम वाद्य यंत्रों पर फोकस करें या जो संगीत के क्षेत्रीय संगीत के रूप हैं उसमें देखें तो इसमें पिछले 2-3 साल से इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आया। वास्तुकला में यदि हम यहाँ पर आए तो वास्तुकला में जो मंदिर वास्तुकला है इससे मतलब हर दूसरे या तीसरे साल एक क्वेश्चन आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर एक हड़प्पा सभ्यता में आर्किटेक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो यहाँ पर जिनमें यदि हम उसको कायदे से पढ़ लें तो यदि हम और 4 से 5 साल के पेपर को एनालिसिस करें तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें यहाँ पर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कुछ यहाँ पे टॉपिक्स और हैं उसको भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ और टॉपिक्स हैं उनसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो अब जैसे यहाँ पे एक टॉपिक हम लोगों ने अभी डिस्कस किया साहित्य, तो साहित्य से हम देख रहे हैं कि लगभग हर साल जो है वो क्वेश्चन आ रहा है। इसी तरीके से यदि हम देखें तो लास्ट ईयर जो है वो संगम साहित्य से क्वेश्चन आया, है ना। बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और मध्यकालीन साहित्य, तो बौद्ध और जैन जो है वो यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो मैं यहाँ पर इसको स्क्वायर में या रेक्टेंगल में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि इन टॉपिक्स पर थोड़ा सा आप ज़्यादा फोकस करें। हम लोग इन टॉपिक्स पर थोड़ी सी डिटेल्ड क्लासेस भी लेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम के आने के पहले, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा इस चीज़ को जरूर देखिएगा कि इन टॉपिक्स को किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं और यदि इंडियन आर्ट एंड कल्चर में 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन इससे निकल सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर यदि हम धर्म और दर्शन में देखें तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये 3 धर्म जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। इनसे लगभग हर दूसरे या तीसरे साल एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों धर्म जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अब की बार भी आप देखिए तो बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछा गया था कि भगवान बुद्ध के इनमें से कौन से नाम नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर हम इससे सीख सकते हैं। प्रदर्शन कला जो है इसको हम छोड़ सकते हैं, और यहाँ पर जो लोक नृत्य है इसको हम थोड़ा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जैसे मेले और त्योहार हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, भारत में भाषाएं हैं, या कैलेंडर और सांस्कृतिक संस्थान, तो ये वाला जो पोर्शन है ये विविध में आ रहा है। इसमें हम जो ये मेले और त्योहार वाला है इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दें, साथ ही साथ जो साहित्यिक स्रोत हैं उस पर ध्यान दे दें। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हमें फोकस करना ही करना है। क्योंकि 2025 में कितने क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आर्ट एंड कल्चर के कितने क्वेश्चन होंगे, ये हम अभी से नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमें अपनी एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि यदि 15 क्वेश्चन के आसपास हिस्ट्री में आ रहे हैं, सो 15 में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हमारे इंडियन आर्ट एंड कल्चर के हो सकते हैं। तो इन इंडियन आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चंस हैं उसको करने की जो रणनीति है वो हमारी इस प्रकार की होनी चाहिए कि यदि 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, सो 8 क्वेश्चन में हमारे लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस जो हैं वो आए। तो इसमें यहाँ पर जो एक पॉइंट छूट रहा है वो यहाँ पर करंट अफेयर्स का छूट रहा है। सो करंट अफेयर्स में आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या हुआ उसको हमें यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। तो ये यहाँ पर एक स्टैटिक पोर्शन हो गया और करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स में यदि हम देखें तो यहाँ पर जैसे जीआई टैग्स हैं, यहाँ पर जैसे हेरिटेज लिस्ट है जिसको हम विरासत स्थल कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से यूनेस्को की जो अलग अलग लिस्ट जारी होती हैं उसमें भारत के कौन कौन से स्थल जो हैं वो जोड़े जा रहे हैं। जैसे अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत है उसमें कौन सा नया जुड़ा, और विश्व धरोहर जो है उसमें कौन सी नई साइट्स जुड़ी। ठीक है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो इसको आप इस तरीके से रखें कि लगभग यदि 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 में से लगभग 6 क्वेश्चन जो हैं वो स्टैटिक पोर्शन से जुड़ा होगा, और 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं हम मान सकते हैं कि वो करंट अफेयर से जुड़े होंगे। तो इनसे संबंधित जो हैं वो क्लासेस हम लोग बाद में और थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, क्योंकि मई में एग्ज़ाम होना है, और मई में एग्ज़ाम के लिए हमारे पास अप्रैल तक का जो नवीनतम डाटा होगा उससे रिलेटेड हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि एक साल में मेन मेन ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हुई जिनसे क्वेश्चंस बनने की संभावना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं जिनको भी मैंने यहाँ पर सर्किल किया हुआ है, तो ये मैं चाहूँगा कि इन टॉपिक्स पर आप जरूर फोकस करें। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर दूसरे या तीसरे साल क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इसमें यदि हम करंट अफेयर्स को जोड़ देते हैं तो आर्ट एंड कल्चर की जो हमारी तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साल जो 2024 का पेपर हुआ था उसके कुछ समय पहले ही हम लोगों ने यहाँ पर एक यूट्यूब क्लास करी थी, और कुछ चांस की बात हुई कि एक ही यूट्यूब क्लास से हमारे 2 क्वेश्चन आए थे। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वाला, ये हम लोगों ने देखिए तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, और ये गुजरात का जो गरबा है वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में यहाँ पर मान्यता प्राप्त हुई थी। तो ये वाला क्वेश्चन सीधा सीधा इससे आ गया था, और ये इस वीडियो का लिंक है, आप चाहें तो इस वीडियो को आराम से देखिए, इसमें हमने पूरा डिस्कस भी किया है, और इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे वो भी डिस्कशन है। साथ ही साथ इसको यहाँ पे डिटेल में जो है वो डिस्कस किया गया है कि गरबा कहाँ है, गरबा में कौन कौन से किस तरीके की उसमें शैलियाँ शामिल हैं, या क्या क्या चीज़ें उसमें की जाती हैं, तो वो सारी चीज़ आएंगी, है ना। इसी तरीके का हम लोगों ने एक जो यही वाला जो वीडियो था इसमें एक क्वेश्चन और आया था, वो भी हम लोग देखते हैं कि विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई जो निम्नलिखित संपत्तियां हैं उनमें से कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। ठीक है, सो 2023 में यहाँ पर क्या क्या चीजें शामिल की गई उससे रिलेटेड हम लोगों ने ये एक वीडियो किया था। इसका लिंक भी आपको ये नीचे दिख रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कर्नाटक में जो होयसल मंदिर हैं वो यहाँ पे शामिल किए गए। तो ये कुछ ऐसा चांस या संयोग हुआ कि एक ही वीडियो से 2 क्वेश्चन जो हैं वो आ गए, और इस तरीके से करंट अफेयर्स का जो हम लोगों ने सेशन लिया था इसमें हम लोगों ने 2 से 3 जो हैं वो क्लासेस की थी, और उससे काफ़ी बच्चों को फायदा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर जो यूपीएससी 2024 का मेंस का पेपर हुआ है उससे रिलेटेड भी चीज़ें देखें तो वो यहाँ पर आपको और क्लियर होगा। 2024 में ये क्वेश्चन आया था
जीएस पेपर 1 में कि दक्षिण भारत में कला और साहित्य के विकास में कांची के पल्लवों के योगदान का मूल्यांकन करिए, और ये उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना था। तो ये हम लोगों ने मेंस की जो क्लास हुई थी उसमें ये चीज़ों को डिस्कस हुई थी, और ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में भी आई, और जिन स्टूडेंट्स ने ये क्लासेस अटेंड करी थी उन्होंने आंसर को काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी एज इट इज़ जो है वो डिस्कशन से आया था। इसी तरीके के अब की बार जो एक और क्वेश्चन आए थे वो भी देखते हैं कि जीएस पेपर 1 में और क्या क्या क्वेश्चन आए थे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये आया था जो कि अब की बार जीएस में पूछा गया था कि हालांकि महान चोल शासक अभी मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी कला और वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण अभी भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है। तो हम लोगों ने ये जो अपनी मेंस की क्लासेस की थी जो कि अपनी सारी पेड क्लासेस थी, और इसमें हम लोगों ने चोल कला को और उनकी जो वास्तुकला है उसको डिस्कस किया था, और यहाँ से भी पूरा एज इट इज क्वेश्चन ये आ गया। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ये इसको ये पढ़ा रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन यदि हम देखें वो कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी एज इट इज जो है वो आया था, और इस तरीके से जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से भी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस अपने यहाँ एग्जाम में आए थे। ठीक है, तो अब की बार जो यूपीएससी का जो जीएस का पेपर हुआ था, जीएस पेपर 1, तो हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस आए थे मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन आर्ट एंड कल्चर के, वो सारे के सारे अपने नोट्स एंड डिस्कशन से आए थे। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन था कि ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो भी परिवर्तन हुए उनको यहाँ पर 150 शब्दों में लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और इसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस हुए थे, और एज इट इज़ ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस क्लास का एक उद्देश्य था वो ये था कि आपको ये समझाया जाए कि कला और संस्कृति से संबंधित आपको रणनीति कैसे रखनी है, और जो हम लोगों ने इस तरीके की यूट्यूब क्लासेस ली या जो मेंस की क्लासेस ली उससे क्या फ़ायदा हुआ। तो जो क्लासेस ली उससे प्रीलिम्स और मेंस में जो है वो काफ़ी फ़ायदा हुआ। अभी यहाँ पर एक जो कोर्स है वो स्टार्ट हुआ है 20 दिसंबर को, और ये वाला जो 20 दिसंबर का एक क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो ये कोर्स जो है वो 2025 के प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 2025 के प्रीलिम्स के लिए वो लोग फोकस कर रहे हैं वो इस क्रैश कोर्स को जरूर ले सकते हैं। अभी इस क्रैश कोर्स का जो प्राइस है वो 6500 है आफ्टर ये, यदि आप कोड लगाते हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स इसे लेना चाहते हैं वो यहाँ पर इस कोड को लगाएंगे एसटी लाइव को, तो ये कोर्स जो है वो 6500 का पड़ेगा, और इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स और इंक्लूडिंग सीसैट ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर होंगी। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे बच्चों में ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम जो क्रैश कोर्स ले रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए तो नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये 6500 का जो कोर्स है इसमें आपके सारे जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक, करंट अफेयर्स, इंक्लूडिंग सीसैट, क्योंकि बिना सीसैट क्वालिफाई किए आपका जीएस की जो कॉपी है वो चेक नहीं होगी। तो इस तरीके से ये क्रैश कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपका जो है वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में आपको एक मदद मिले। और दूसरी बात ये है कि जो ये क्रैश कोर्स है इसको आप जो है वो एक रिवीजन क्लासेस के रूप में लें। जो रिवीजन क्लासेस हैं उसके रूप में यदि आप लेंगे तो ये आपको ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि क्रैश कोर्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिसमें लगातार हर दूसरे साल या तीसरे साल क्वेश्चन आ रहा है वो वाले चैप्टर्स को डीप में डिस्कस किया जाता है, प्लस जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए हैं या उनके आने के चांसेस हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कशन होता है। ठीक है, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं वो इसे ले सकते हैं, और ये जो है काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और प्रीलिम्स निकलने में मैं ये कहूँगा कि इससे आपको थोड़ी सी एक आसानी मिलेगी। ठीक है, हम लोगों ने एक यहाँ पर हिस्ट्री के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज की थी जो कि एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, जिस तरीके से यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, मैचिंग वाले, उस तरीके के क्वेश्चंस की एक सीरीज थी, और इसका भी काफ़ी फ़ायदा होगा। अभी जो एग्ज़ाम्स हुए उसमें भी काफ़ी सारे बच्चों ने इस चीज़ को महसूस किया कि इस प्लेलिस्ट से या जो हम लोगों ने ये पूरी सीरीज़ की थी उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो इसको देखने के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पे क्लिक करना है, और इस तरीके से ये पूरी प्लेलिस्ट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इनको भी देखें, हो सकता है इससे आपको काफ़ी मदद मिले, और 2025 का जो पेपर हुआ होगा उसमें भी आपको इससे मदद मिलने की पूरी उम्मीद है।
अगला यहाँ पर हम लोगों ने एक सीरीज करी थी विपिन चंद्रा की, जहां पर हर चैप्टर को हम लोगों ने 2 भाग में डिवाइड करके उसको डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड ये नए से नए क्वेश्चंस बनाए थे। तो इसमें भी यहाँ पर नए क्वेश्चंस बने थे। इसके पीछे वाले में भी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था 500 क्वेश्चंस की, वो भी सारे के सारे नए क्वेश्चंस थे। और इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एज इट इज एग्जाम्स में भी आए हैं और बच्चों को इससे काफी फायदा हुआ। तो इसको भी देखने के लिए आपको बस करना ये है कि यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करना है और इस तरीके से ये भी प्लेलिस्ट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। सो जिन लोगों ने भी इसको नहीं देखा है उनसे मैं चाहूंगा कि एक बार इसको भी फोकस करें और इसको भी जरूर देखें। ठीक है, चलिए। सो आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोगों ने यहाँ पर थोड़ा समय दिया। मुझे उम्मीद है कि आपका ज़्यादा समय मैंने नहीं लिया होगा। सो मेरा एक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें यदि आप जुड़ना चाहें तो ये उसका QR कोड है और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको क्लासेस के लिंक्स, क्लासेस के PDFs और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हम लोग मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है। सो मेंस की आंसर राइटिंग में मैं बच्चों को हर हफ्ते जो है वो क्वेश्चंस देता हूँ और इस तरीके से बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बाद में वो कॉपीज वगैरह भी चेक होती हैं। ठीक है। तो इससे एक आंसर राइटिंग का एक प्रोसेस स्टार्ट होता है और आंसर राइटिंग जो है वो हमें करनी ही पड़ेगी यदि हमको UPSC निकालना है, क्योंकि आंसर राइटिंग यदि सही नहीं होगी तो हमारा जो पेपर है उसके निकलने में जो है वो काफ़ी समस्याएं आएंगी। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा कि नववर्ष आपके लिए काफ़ी मंगलमय हो। इस साल आपने जो भी अपने सपने सजोए हुए हों वो आपके पूरे हों और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो भी स्टूडेंट्स UPSC 2025 की तैयारी कर रहे हैं या 2025 में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उन सभी का वो एग्ज़ाम्स निकले। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं और QR कोड पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।